नमस्कार, मैं सिद्धार्थ सिंह और आप देख रहे हैं द भारत प्रेस। बिहार में कोरोना मामलों के बीच विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। हालांकि चुनाव आयोग ने अभी कोविड संबंधी दिशा निर्देश नहीं दिए हैं, लेकिन बिहार में राजनीतिक हलचल शुरू हो चुकी है। यह चुनाव कुल 3 चरणों में होगा, जिसमें पहले चरण का मतदान 28 अक्टूबर को होना है और आखिरी चरण 7 नवंबर को होना तय हुआ है। आपको बता दें कि बिहार का इतिहास बहुत दिलचस्प रहा है। समृद्ध प्राचीन विरासत में धर्म और आध्यात्म से लेकर राजनीति और अर्थव्यवस्था तक इस राज्य की धाक रही है। इस राज्य की राजधानी एक समय में विश्व के सबसे बड़े साम्राज्य यानी मगध की राजधानी थी। बौद्ध और जैन धर्म के साथ ही हिंदू धर्म से भी बिहार का घनिष्ठ रिश्ता रहा है। ब्रिटिश काल में यह राज्य अफीम और नील की खेती के जाल में फंस गया, जिससे मुक्ति आजादी के बाद ही मिल पाई। आजादी के बाद भी इस राज्य का इतिहास बड़ा रोचक है। आज का बदहाल दिखता बिहार अपने पहले मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह की बदौलत कभी देश के सबसे अच्छे प्रशासनिक राज्यों में गिना जाता था। 60 के दशक के आखिर तक यहाँ केंद्र सरकार के कठपुतली मुख्यमंत्रियों का बोलबाला हो गया। 70 के दशक में इंदिरा गांधी द्वारा आपातकाल लगाया गया। इसका देशव्यापी विरोध जयप्रकाश नारायण यानी जेपी दा ने किया। इस आंदोलन ने बिहार की राजनीति को एक नई दिशा दी। जेपी आंदोलन ने बिहार में पिछड़ों की राजनीति का एक नया रास्ता दिखाया। इसी आंदोलन से लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार, सुशील मोदी, रविशंकर प्रसाद जैसे नेता निकले, जिनसे बिहार की राजनीति लंबे समय से प्रभावित होती रही है। 1990 में इस धारा को नया आधार मिला जब सूबे में लालू यादव की सरकार बनी। इस वीडियो में हम बिहार के सूरत हाल को लेकर 8 बिंदुओं में यह समझने की कोशिश करेंगे कि पिछले 30 सालों में बिहार की हालत कैसी रही है और आने वाले 2020 के चुनाव में कौन सी समस्याएं किस तरह से बिहार की राजनीति को प्रभावित करेंगी। तो हमारा पहला मुद्दा है अपराध और भ्रष्टाचार का। बहुत कम क्षेत्र ऐसे हैं जिनमें बिहार ने तरक्की की है। इसमें बिहार का माफिया राज और गुंडा राज सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। 1990 के दशक में लालू यादव की सरकार बनी। उनके शासनकाल में अपराध का ग्राफ बहुत तेजी से ऊपर चढ़ा, जिसे नीचे लाना बड़ा मुश्किल हो गया। इस समय आपराधिक गतिविधियां अपने चरम पर थीं। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक 1990 से लेकर 2004 के बीच कुल 641 लोगों की हत्या चुनावी संघर्ष में हुई। राजनीतिक हत्याएं, बूथ कैप्चरिंग, लूटपाट, बलात्कार और अपहरण की घटनाएं इस समय बहुत आम हो गई थी। भ्रष्टाचार की घटनाओं ने भी लालू सरकार को बदनाम कर दिया। 1996 में प्रसिद्ध चारा घोटाला हुआ, जिसमें कि लालू यादव अभी सजा याफ्ता है। यह घोटाला बिहार के सबसे चर्चित घोटालों में से एक है। इस घोटाले में 64 मामलों में 56 अभियुक्त थे। 6 मामलों में तो स्वयं तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू यादव का नाम था। इसके अलावा रेलवे घोटाला, सरकारी खजाने से पैसा चुराना और इसके साथ मनी लॉन्ड्रिंग जैसे गंभीर आरोपों से यह सरकार बदनाम रही। इसी मुद्दे को 1994 में लालू से अलग हुए नीतीश कुमार ने भुना लिया। उन्होंने लालू यादव के शासनकाल को जंगल राज की संज्ञा दी और सन 2000 में मुख्यमंत्री बने। हालांकि उनके हाथ सिर्फ 7 दिन कुर्सी आई, लेकिन 2005 में जाकर उन्हें सत्ता मिली। जिस जंगल राज के खात्मे की बात कर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने, उसमें कमी बेशक आई है, लेकिन बिहार में अब एक दूसरी ही समस्या दिखने लगी है। यह समस्या है राजनीति के अपराधीकरण की। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी एडीआर की रिपोर्ट की माने तो लोकसभा चुनाव में 2004 से लेकर 2014 तक बिहार में आपराधिक मामले घोषित करने वाले उम्मीदवार 122% तक बढ़े हैं। वहीं ऐसे सांसदों की संख्या 87% बढ़ी है। 2005 की तुलना में 2015 में विधानसभा चुनाव में आपराधिक मामले घोषित करने वाले उम्मीदवार 96%, जबकि विधायकों की संख्या में 43% की बढ़ोतरी हुई। इसके अलावा गंभीर आपराधिक मामले जो घोषित किए गए, उनमें विधायकों की संख्या 63% बढ़ी। अब आने वाले चुनाव में हमें देखना होगा कि इन आंकड़ों की गिरावट या बढ़ोतरी किस तरह से अपराधीकरण के नए मानकों को तय करेगी। दूसरा और जरूरी मुद्दा है बिहार में होने वाली बाढ़ की समस्या। हाल ही में बिहार की बाढ़ ने मेन स्ट्रीम मीडिया के अलावा सबका ध्यान खींचा। बिहार बाढ़ की कई परेशान करने वाली वीडियो सामने आई। बाढ़ यहाँ कोई नई समस्या नहीं है।
बिहार में नदियों का जाल है जो कि बाढ़ लाता है। बाढ़ की समस्या के लिहाज से बिहार को दो भागों में बांटा जा सकता है। उत्तरी बिहार नेपाल से सटा है, जहां कई छोटी बड़ी नदियां बिहार में प्रवेश करती हैं। बिहार का यह इलाका बाढ़ से सबसे ज्यादा प्रभावित है। दूसरी ओर दक्षिणी बिहार में बाढ़ की बजाय सूखे की समस्या पैदा हो जाती है। बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की माने तो उत्तरी बिहार का लगभग 74% हिस्सा बाढ़ प्रभावित है। बिहार में आहर यानी तालाबों की व्यवस्था को धीमे धीमे खत्म किया गया और उन्हें रिहायशी इलाकों में बदल दिया गया। इसने बाढ़ की समस्या को और जटिल बना दिया है। हर साल आने वाली बाढ़ के मुद्दे पर वोट मांगे जाने की इस कवायद में बाढ़ का तो बाल भी बांका नहीं हुआ और बाढ़ के चलते उत्तरी बिहार में विकास के मुद्दे डूब गए हैं। तीसरा अहम मुद्दा बिहार में औद्योगिक विकास और उससे जुड़ी समस्याओं से संबंधित है। बिहार का औद्योगिक क्षेत्र काफी पिछड़ा हुआ है। बिहार कुल अर्थव्यवस्था में इसका योगदान मात्र 10% है। 1990 के दशक में जब भारत में उदारीकरण की घोषणा हो रही थी, तब बिहार में अपराधीकरण बढ़ रहा था। इसके चलते बिहार कॉरपोरेट सेक्टर को बहुत ज़्यादा आकर्षित नहीं कर पाया। कई कंपनियां जिन्होंने इसकी जहमत उठाई भी, उन्हें बाद में कई कारणों से बंद कर दिया गया। इन कारणों ने बिहार को अन्य राज्यों की तुलना में काफ़ी पीछे धकेल दिया। औद्योगिक पतन की एक कहानी यह भी है कि किसी समय देश का 40% चीनी उत्पादन करने वाला बिहार आज सिर्फ 4% उत्पादन तक सिमट कर रह गया है। इसके लिए कई विशेषज्ञ 70 के दशक की केंद्र सरकारों की नीतियां और बाद में नीतीश सरकार की नज़रअंदाजी को जिम्मेदार मानते हैं। औद्योगिक विकास के मामले में इतना पिछड़ने की वजहों में सरकार की उपेक्षाओं के अलावा बिजली की समस्या, सड़कों की खराब कनेक्टिविटी, अपर्याप्त सिंचाई, खराब बाढ़ प्रबंधन जैसी बुनियादी संरचनाओं के साथ ही लाल फीताशाही जैसी समस्याएं शामिल हैं। राज्य का विकास दरअसल राजधानी पटना और चंद नेताओं के गृह जिलों तक सीमित रह जाता है और बाकी बिहार विकास की बयार से दूर रह जाता है। हाल ही में आपने बिहार में कई पुलों के ढह जाने की खबरें सुनी होंगी। बुनियादी संरचनाओं के विकास में होने वाले घपले और घटिया निर्माण के कारण हम बिहार के विकास को नदियों में बहते पुलों के रास्ते देख सकते हैं। बिना औद्योगिक विकास के किसी राज्य के विकास की बात करना ठीक वैसे ही है जैसे कि हम बिना ऑक्सीजन सिलेंडर के एवरेस्ट चढ़ने की बात करें। हालांकि इस मुद्दे को हवा कितनी मिलती है यह देखने वाली बात होगी। औद्योगिक विकास की बदहाली से जो अगली समस्या पैदा होती है वह हमारा चौथा मुद्दा है। वह है बेरोजगारी और प्रवास की समस्या। बिहार से कुशल और अकुशल दोनों प्रकार के श्रमिकों का प्रवास एक बड़े स्तर पर होता है। प्रवास की इस समस्या से सभी सरकारें जूझी हैं, मगर इसे रोकने में कोई कामयाब नहीं हो पाया है। हाल ही में आपने लॉकडाउन के चलते लाखों मजदूरों का पलायन देखा होगा। इस पलायन में सबसे बड़ी संख्या में बिहार से लोग थे। बिहार में बेरोजगारी की हालत यहाँ पर औद्योगिक विकास के ना होने का पुख्ता सबूत है। देशव्यापी लॉकडाउन से करीब 17 लाख मजदूर बिहार वापस आए, जिन्हें राज्यों के भीतर ही रोजगार देने की क्षमता फिलहाल राज्य सरकार की हैसियत से बाहर है। सरकारी नौकरियों का परिणाम ईद के चांद के माफिक हो गया है। 2-2 सालों से पूरी हो चुकी परीक्षाओं के परिणामों के लिए महीनों का इंतजार करना पड़ता है और साथ ही कई प्रदर्शनों के बाद हमें इसका इंतजार करना पड़ता है। बेरोजगारी की दर देखें तो 2018-19 में या 10.2% थी, जो कि राष्ट्रीय औसत से 3% ज़्यादा है। बिहार में मजदूरी दर मात्र 300 रुपये प्रतिदिन है, जो कि केरल जैसे राज्यों की तुलना में काफ़ी कम है। मजदूरी का यही अंतर प्रवास को जन्म देता है। 2005 के अपने चुनावी वादे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का कहना था कि राज्य के भीतर ही रोजगार की स्थितियां तैयार की जाएंगी, जिससे किसी को भी बाहर जाकर काम करने की ज़रूरत नहीं होगी। हालांकि ये दावा भी बस दावा ही निकला, जो लॉकडाउन में हवा होते दिख गया। प्रवास बिहार के विकास में एक बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि बिहार के मानव संसाधन को ही बिहार के लिए बड़ा योगदान देने के मौके नहीं मिल पाते हैं। पांचवा मुद्दा है बिहार की स्वास्थ्य सुविधाएं। बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था इस समय खुद वेंटिलेटर पर है। राज्य की स्वास्थ्य सुविधाओं की खस्ता हालत का अंदाजा लगाना है तो नीति आयोग के स्वास्थ्य सूचकांक से
आप पता कर सकते हैं। नीति आयोग की 2019 की रिपोर्ट कहती है कि बिहार संपूर्ण प्रदर्शन के मामले में अंतिम स्थान पर था और इंक्रीमेंटल ग्रोथ के मामले में स्वास्थ्य क्षेत्र में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले राज्यों में से एक है। इतना ही नहीं, 2019-20 में केंद्र सरकार से बिहार को 3,300 करोड़ की मदद मिली, जिसका मात्र 50% हिस्सा ही बिहार सरकार खर्च कर पाई है। राज्य के अस्पताल डॉक्टरों की कमी, उपकरण, एम्बुलेंस और यहाँ तक कि सीवेज की समस्या तक से जूझ रहे हैं। द वायर की एक रिपोर्ट की माने तो बिहार में स्वास्थ्य सुविधाओं की समस्या आधारिक संरचना में कमी के साथ ही प्रशासनिक नजरअंदाजी को भी झेल रही है। माननीय नेतागणों के वायदे से कई हवाई अस्पताल तो बने हैं, मगर अफसोस की बात यह है कि ये सभी हवा महल अभी तक पूरी तरह से जमीन पर नहीं आ पाए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1.5 लाख स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्रों को बनाने का वायदा तो कर दिया, लेकिन ये फिलहाल बिहार की जमीन से गायब है। इसी तरह केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने भी 2019 में 1 साल के भीतर मुजफ्फरपुर में एक वायरोलॉजी लैब के संचालन की घोषणा की। यह अलग बात है कि इस वादे को भी 1 साल पूरा हो गया, लेकिन अभी तक बिहार में ऐसी कोई लैब हमें नहीं दिखती। पूरे बिहार में कुल 700 रजिस्टर्ड अस्पताल हैं, जिनमें से 560 अस्पताल सरकारी और बाकी के 140 निजी हैं। राज्य में झोला छाप डॉक्टरों की तो कमी ही नहीं है। पिछले साल मुजफ्फरपुर में चमकी बुखार से 175 लोगों की जान चली गई, तब कहीं जाकर बिहार का प्रशासन हरकत में आया। कोरोना के बढ़ते मामलों ने बिहार स्वास्थ्य व्यवस्था की कमर तोड़ दी है। अब देखना यह होगा कि बिहार की जनता के बीच बिहार चुनाव में स्वास्थ्य का ये अहम मुद्दा कितनी जगह बना पाता है। स्वास्थ्य के बाद अगला अहम मुद्दा शिक्षा का मुद्दा है। इसी साल फरवरी के महीने में पटना हाईकोर्ट ने कहा कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था आने वाली पीढ़ियों को खराब कर रही है। बिहार में शिक्षा व्यवस्था की कमियों से बच्चों से लेकर शिक्षक तक प्रभावित हैं। शिक्षा मित्र बेहतर वेतन और भर्ती व्यवस्था की खामियों से जूझ रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर स्कूलों को बेहतर कक्षाओं, बेहतर शिक्षकों और बुनियादी ज़रूरतों का इंतजार है। स्कूलों में पर्याप्त शिक्षक नहीं हैं, बच्चों की संख्या बहुत ज़्यादा है। ये सभी बातें एक तनाव भरा बोझ तैयार करती हैं। इन सब के अलावा स्कूल बुनियादी सुविधाओं जैसे शौचालय, यहाँ तक कि पर्याप्त कमरों से भी वंचित हैं। राज्य में शिक्षा माफिया का एक बड़ा नेक्सस तो है ही, जो फर्जी डिग्री जैसे अपराधों में शामिल है। नालंदा और विक्रमशिला की विरासत वाले बिहार में उच्च शिक्षा की हालत बहुत खस्ता है। ग्रेजुएशन के 3 साल कब 5 साल में बदल जाते हैं, यह पता ही नहीं चलता। पिछले कुछ सालों में बोर्ड परीक्षाओं के टॉपरों की हालत से यहाँ के शिक्षा माफियाओं की जो पोल खुली है, उससे बिहार की शिक्षा व्यवस्था की खस्ता हालत का पता चलता है। इन सब से हम यही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बिहार में शिक्षा व्यवस्था फिलहाल राम भरोसे है, जिसे चुनावी मुद्दा बनाया जाना बेहद ज़रूरी है। बिहार की कृषि व्यवस्था ने कुछ हद तक बिहार की अर्थव्यवस्था को संभाल रखा है, लेकिन यह व्यवस्था भी समस्याओं से घिरी हुई है। बाढ़ से प्रभावित बिहार के एक हिस्से में खेती में बेहद दिक्कतें आती हैं। बिहार में खेती की ज़मीनें बहुत छोटे छोटे हिस्सों में बटी हुई हैं। लगभग 90% किसानों के पास 1 हेक्टेयर या फिर उससे भी कम ज़मीन है। बिहार की खेती मानसूनी बारिश पर निर्भर है और किसानों को आधारिक संरचना जैसे कि रोड कनेक्टिविटी, कोल्ड स्टोरेज और अनेक समस्याओं से दो चार होना पड़ता है। इन सभी पर भारी पड़ती है बाढ़ की समस्या, जो बिहार के एक बड़े हिस्से में खेती पर असर डालती है। किसानों की आय दुगनी करने वाली पार्टी के गठबंधन की सरकार से बिहार में फिलहाल में सरकार है, लेकिन किसान की समस्या अभी तक पूरी तरह से सरकारें हल नहीं कर पाई हैं। इन सभी समस्याओं में आखिरी और सबसे जटिल दिक्कत है जातिवादी राजनीति की, जिसकी आड़ में ये सभी अहम मुद्दे छिपा दिए जाते हैं। बिहार की राजनीति में मोटे तौर पर जातिवादी पार्टियों का बोलबाला है। लालू यादव की पार्टी आरजेडी यादव और मुस्लिम वोट बैंक पर निर्भर दिखती है। इसके साथ ही नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड को कुर्मी और कोयरी जातियों का समर्थन हासिल है। ये ठीक बात है कि 90 के दशक में ये पार्टियां पिछड़ी जातियों के हितों के लिए आगे आई, लेकिन इस जातिवादी राजनीति से इन तथाकथित जातियों का भी बहुत ज़्यादा भला नहीं हुआ और जितने भी ज़रूरी मुद्दों का हाल है वो हम आपको फिलहाल बता चुके हैं।
इस बार के विधानसभा चुनावों में फिजा कुछ बदली बदली सी नजर आ रही है। बिहार में इस बार कई मोर्चे एक साथ मैदान में हैं, या यूं कहें कि इस बार गठबंधनों का चुनाव होना है। 2015 में महागठबंधन के मंच पर नीतीश और लालू एक साथ थे, जो इस चुनाव में एक दूसरे के खिलाफ खड़े हैं। वहीं वर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और भाजपा का पुराना गठबंधन एनडीए के तौर पर इस बार चुनाव के मैदान में नजर आएगा। बीजेपी की सहयोगी लोजपा ने चिराग पासवान के नेतृत्व में बिहारी फर्स्ट के नारे के साथ चुनाव लड़ने की घोषणा की है। हालांकि यह गठबंधन केवल बिहार विधानसभा चुनावों के लिए ही टूटा है। लोजपा ने इसके साथ ही एक और नारा दिया है, नीतीश तेरी खैर नहीं, मोदी से कोई बैर नहीं। कितनी मजेदार बात है। लोकतंत्र में ऐसी क्रिएटिविटी अक्सर देखने को मिल जाती है। लालू यादव की राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस ने वाम दलों के कुछ सहयोगियों के साथ महागठबंधन यानी यूपीए के मंच को जिंदा रखा है। महागठबंधन ने फिलहाल तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बनाया है। इतने गठबंधनों के बाद एक और गठबंधन जनाधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव के नेतृत्व में तैयार हुआ है। इसमें जनाधिकार पार्टी लोकतांत्रिक के अलावा चंद्रशेखर आजाद रावण की आजाद समता पार्टी भी शामिल है। साथ ही 3 अन्य दल भी इसमें शामिल हुए हैं। उपेंद्र कुशवाहा ने भी आरएलएसपी, बसपा और जनतांत्रिक पार्टी के साथ एक गठबंधन बनाया है। इतने मोर्चों के अलावा और भी कई खिलाड़ी बिहार चुनाव में मैदान में हैं। इसमें असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम योगेंद्र यादव की स्वराज पार्टी के साथ मैदान में उतरेगी। एक बड़ा दिलचस्प मामला है कि जहां सभी पार्टियां गठबंधन की राजनीति में शामिल हैं, वहीं एक पार्टी प्लूरल्स पार्टी एकला चलो की तर्ज पर चुनाव लड़ रही है। इसकी अध्यक्ष स्वघोषित मुख्यमंत्री उम्मीदवार पुष्पम प्रिया चौधरी हैं। अगर यह मुख्यमंत्री बनती हैं तो यह बिहार की दूसरी महिला मुख्यमंत्री होंगी। पुष्पम विदेश से पढ़कर आई हुई महिला हैं, जिन्होंने बिहार सरकार में भी काम किया है और उन्होंने अभी तक अपने एजेंडे को बिहार के विकास एवं बिहार की आर्थिक उन्नति के चारों ओर बनाया है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि प्लूरल्स पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की है, जिसमें उम्मीदवारों के नाम के आगे जाति के कॉलम में उम्मीदवारों के पेशों का जिक्र किया गया है और धर्म के आगे बिहारी लिखा हुआ है। अब देखना यह होगा कि क्या बिहार की जनता जाति और धर्म से ऊपर उठकर विकास के एजेंडे के साथ कदमताल करती है, या फिर जातिगत नैरेटिव पुराने ढर्रे पर खुद को ले जाएगा। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। ऐसे ही नए नए मुद्दों पर जानकारी के लिए द भारत प्रेस को सब्सक्राइब करना ना भूलें।